रॉकेट साइंस, एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, एस्ट्रोफोटोग्राफी और बहुत सारा फन। लीजिए इन सब का डोज एक ही चैनल पर, यानी आपका चैनल एस्ट्रो इंडस वर्स। सो हेलो फोक्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम सिमुलेशन के जरिए जानेंगे आर्टेमिस 1 मिशन को। मेरी पिछली वीडियो में मैंने SLS रॉकेट को डिटेल में समझाया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए। तो जो भी हो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा आपको आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में पता होगा। आर्टेमिस 1 मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस 1 मिशन में सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्टिंग होगा। तो आइए इस मिशन को समझते हैं सिमुलेट करते करते। तो हम आ गए हैं लॉन्च पैड 39B कैनेडी स्पेस सेंटर और यहाँ पर SLS तैयार है लॉन्च के लिए। हालांकि लॉन्च पैड कुछ ऐसा दिखता है, उसके साथ एक टावर भी है, लेकिन मैं टावर नहीं बना सकता फिलहाल के लिए, इतना वक्त नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा इस बार SLS लॉन्च हो जाए, क्योंकि SLS का लॉन्च 16 बार डिले हुआ है और इस बार अगर डिले हुआ तो ये रही सारी लॉन्च विंडो। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये काफ़ी हिस्टोरिक लॉन्च है और अपोलो के वक्त से इतना बड़ा रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है। तो वाटर सिस्टम ऑन, RS-25 engine ignition and booster ignition and lift off। हमारा रॉकेट लिफ्ट ऑफ कर चुका है। तो आपने नोटिस करा कि सबसे पहले मेन इंजन चालू हुए थे और उसके बाद बूस्टर इग्निशन हुए थे। ऐसा इसलिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम मेन इंजन को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन बूस्टर इग्नाइट होने के बाद उसे हम बंद नहीं कर सकते, फिर रॉकेट को लिफ्ट ऑफ होना ही होगा। तो हमारा रॉकेट रोल हो रहा है और रॉकेट की पिच डाउन हो रही है और ऐसा हो पा रहा है रॉकेट के गिम्बल नोजल की मदद से। यह क्या है, मैंने इसे पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। हमारा रॉकेट पिच डाउन करता जा रहा है क्योंकि हमें ऑर्बिट में जाना है और लॉन्च के कुछ सेकंड बाद रॉकेट मैक्स क्यू क्रॉस करेगा, यानी मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर। यह जो आप देख रहे हैं ये शॉक वेव्स हैं। ऐसा तब होता है तब रॉकेट की स्पीड माक 1 तक पहुँच जाए। इस स्टेज में रॉकेट पर हाई डायनामिक फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं। तो जो भी हो, लॉन्च के 2 मिनट बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर सेपरेट हो जाएंगे। इन बूस्टर का थ्रस्ट तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक बर्न नहीं देते। और अब रॉकेट को प्रोपेल कर रहे हैं RS-25 इंजन। एंड देन लॉन्च के 3 मिनट बाद सर्विस मॉड्यूल पैनल जेटिसन हो जाएंगे और लॉन्च अबोर्ड सिस्टम भी अलग हो जाएगा। यह पैनल इसलिए अलग है क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना डेंस नहीं है, इसलिए अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और लॉन्च अबोर्ड सिस्टम की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिशन के इस हिस्से पर आकर अब ओराइन वापस नहीं आ सकता। और अगर यहाँ पर कुछ गलत होता भी है तो ओराइन सीधा सेप होकर पोलरिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर वापस आ सकता है। और अब लॉन्च के 8 मिनट बाद मेन इंजन कट ऑफ हो जाएंगे। और आप जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं, हमारा स्पेसक्राफ्ट ऑलमोस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुँच चुका है एंड हमारी कोर स्टेज सेपरेट हो चुकी है। हमारा स्पेसक्राफ्ट मून तक की जर्नी कंटिन्यू रखेगा, लेकिन कोर स्टेज ओशन में स्लैप डाउन करेगी। और जैसे कि आप इस मैप में स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट देख सकते हैं, यहाँ से ओपोजी काफ़ी ऊपर है और यहाँ से पेरेजी काफ़ी नीचे है। इसे ठीक करने के लिए स्पेसक्राफ्ट पेरेजी राइज मैन्यूवर करेगा। इस मैन्यूवर को करने के लिए हमें पहले ओपोजी में पहुँचना होगा और इसके बाद बर्न चालू करना होगा। तो उससे पहले हम वहाँ तक पहुँचे, तब तक हम सोलर पैनल को डिप्लॉय करते हैं और सिस्टम चेक करेंगे। लीजिए हम पहुंच गए। तो मेरा ICPS बर्न के लिए तैयार है। इससे पहले मैं टेलीस्कोपिक नोजल को एक्सटेंड कर रहा हूं और अब RL-10 इंजन इग्निशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बर्न से पेरेजी की हाइट बढ़ रही है। बर्न सक्सेसफुल रहा, इंजन शट डाउन। और अब अगला बर्न अप्रॉक्स 40 मिनट बाद होगा। इस बर्न को स्पेसक्राफ्ट करेगा तब वो खास विंडो पर पहुंचेगा और वो विंडो स्पेसक्राफ्ट को चांद तक ले जाएगी। तो हमारा स्पेसक्राफ्ट पहुंच गया है। अब बर्न के लिए तैयार हो जाइए। इस बर्न को कहा जाएगा ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न। इस बर्न से स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो मून तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। यह बर्न तकरीबन 20 मिनट तक चलने वाला है। तो हमारा बर्न कंप्लीट हुआ, इंजन शट डाउन। और अब लॉन्च के 2 घंटे बाद ICPS ओराइन से सेपरेट हो जाएगा। तो शायद यहाँ पर नासा का स्टीम ख़त्म होगा और अब हमारा ओराइन मून तक बढ़ रहा है। यह जर्नी शायद 4 दिन तक होगी और ओराइन के साथ ICPS भी मून की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके स्टेज अडेप्टर में 6 क्यूब कॉन्फ़िगरेशन के 13 क्यूब सेट हैं।
इन क्यूब सेट को डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पर डिप्लॉय करा जाएगा। यह कौन कौन से क्यूब सेट है, इनका क्या काम है, इनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। फिलहाल हम इस वीडियो में ओराइन की बात करेंगे। तो हमारा स्पेसक्राफ्ट इस वक्त मून की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते एक बार ये आउटबोर्न ट्रैजेक्टरी करेक्शन बर्न भी करेगा। यह बर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को लूनर फ्लाई बाय करना है। ओके, तो ट्रैजेक्टरी करेक्ट हो गई और अब मैं टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम मून के काफ़ी करीब होकर गुजरने वाले हैं और इसे फ्लाई बाय कहते हैं। लेकिन स्पेसक्राफ्ट सिर्फ फ्लाई बाय ही नहीं करेगा, ये इंजन भी चलाएगा और इसे कहते हैं आउटबोर्न पावर्ड लूनर फ्लाई बाय। यह पावर्ड भी है और फ्लाई बाय भी। तो इंजन शट डाउन और अगला बर्न ऊपर जाकर होगा और जैसे कि आप देख सकते हैं हम मून से दूर होते जा रहे हैं और अब हम उस हाइट तक पहुंच चुके हैं जहां पर हमें बर्न चालू करना है। और ये आखिरी बर्न है जिसे कहा जाएगा डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट इंजेक्शन बर्न। इस बर्न से आप देख सकते हैं हमारी ऑर्बिट कुछ ओवल शेप की हो गई है और ये मून से भी काफ़ी दूर है क्योंकि ये ऑर्बिट है डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर L1 एंड L2 पॉइंट का इंटरेक्शन होता है, इस वजह से ये हाईली स्टेबल ऑर्बिट है। तो जिस तरह मैंने सिमुलेट करा, इन सबको एक्यूरेटली सिमुलेटर में सिमुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने ऐसा करा और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ओराइन इस ऑर्बिट में 6 दिनों तक रहेगा और यहाँ पर रह के वो कई सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करेगा। वैसे तो ओराइन का यहाँ तक आना ही एक टेस्ट है, लेकिन इस टेस्ट के अंदर और भी टेस्ट हैं जो कि ओराइन के पेलोड्स हैं। ओराइन रेडिएशन इन्वायरमेंट में एस्ट्रोरैड रेडिएशन वेस्ट को टेस्ट करेगा। यह एक एस्ट्रोनॉट के लिए प्रोटेक्टिंग शील्ड है। इस शील्ड को टेस्ट करा गया था ISS में भी। ओराइन के अंदर 2 पैसेंजर भी हैं जो 2 फीमेल मैनिक्विन्स हैं और ये मैनिक्विन्स रेडिएशन से एक्सपोज्ड हैं। यह मैनिक्विन्स एक्सपोज्ड है रेडिएशन, सोलर स्टॉर्म, कॉस्मिक रेज और वगैरह वगैरह चीज़ों से। वैसे तो ओराइन की भी अपनी एक शील्ड है, इसलिए इससे पता चल जाएगा कि ओराइन का अंदर का इन्वायरमेंट में कितना रेडिएशन है। और साथ में इन मैनिक्विन के इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू का भी रेडिएशन को मेज़र करा जाएगा कि यह कितना रेडिएशन झेल रहे हैं। और ओराइन में एक और ख़ास मैनिक्विन है जिसका नाम कैप्टन मॉनिक कॉम्पस है। इस मैनिक्विन को यह नाम मिला है नासा के एक इंजीनियर से। इन्होंने अपोलो 13 मिशन के इमरजेंसी के दौरान कई प्रॉब्लम को सॉल्व करा था ताकि क्रू सर्वाइव कर पाए। इनके मैनिक्विन को बैठाया गया है कमांडर की सीट पर। और ओराइन स्पेसक्राफ्ट में एक और सबसे मज़ेदार चीज़ है और वो है सॉन द सीट, जिसे ESA ने बैठाया है। और भी कई सारे इक्विपमेंट्स और गैजेट हैं जिन्हें टेस्ट करा जाएगा। वैसे तो पूरी ओराइन को ही टेस्ट करा जाएगा, जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो अब मुझे लगता है ओराइन को वापस जाना चाहिए। ये मिशन का 20वां दिन है। तो ओराइन को वापस भेजने के लिए हमें सबसे पहले डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट से डी ऑर्बिट करना होगा, जिसके लिए मैं इंजन चलाऊंगा। और आप देख सकते हैं इस बर्न से ओराइन मून के काफ़ी पास से होकर गुजरने वाला है। ओराइन ऐसा इसलिए करेगा ताकि उसे मून की ग्रेविटी का सहारा मिल सके, जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। तो अब हमारा स्पेसक्राफ्ट लूनर फ्लाईबाय के लिए तैयार होने वाला है और इस फ्लाईबाय से स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही, साथ में ओराइन अपने इंजन का भी इस्तेमाल करेगा ताकि वो एस्केप कर पाए मून की ग्रेविटी से। और इसे कहते हैं रिटर्न पावर्ड फ्लाईबाय। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी अर्थ की तरफ जा रही है। तो अब मैं टाइम को ज़रा बढ़ा देता हूँ। अब हमारा स्पेसक्राफ्ट डिपार्चर कर चुका है मून से और धरती की तरफ बढ़ते बढ़ते स्पेसक्राफ्ट कई बार ट्रैजेक्टरी करेक्ट करेगा ताकि वो सही जगह उतर सके। ओके, तो हमारा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के काफ़ी करीब है और अब वक्त है सर्विस मॉड्यूल को अलग करने का। और अलग होने के बाद ओराइन RCS की मदद से सर्विस मॉड्यूल से दूर चला जाएगा। और अब मेरा स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेरिक री एंट्री करने वाला है। एटमॉस्फेरिक एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट को परफेक्ट एंगल पर दाखिल होना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्पेसक्राफ्ट बर्न हो सकता है या बाउंस हो सकता है। और एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट की अपनी ओरिएंटेशन भी मायने रखती है और अगर वो ओरिएंटेशन ठीक नहीं हुई तो स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग साइट से काफ़ी दूर जा सकता है। और साथ में ये एंट्री नॉर्मल एंट्री से थोड़ी अलग है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट सीधा मून से अर्थ आ रहा है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होगी
जिसके कारण हीटिंग तापमान और भी ज़्यादा होगा और इससे बचने के लिए ओराइन में हीट सील लगी हुई है। तो री एंट्री के दौरान कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएंगे, हमारा स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट चुका होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ वक्त के लिए होगा। तो हमारा स्पेसक्राफ्ट फ्री फॉल कर रहा है और अब ब्लैक सूट डिप्लॉय होगा, उसके बाद रोज सूट डिप्लॉय होगा और फिर मेन सूट डिप्लॉय होगा। मेन सूट हम पहले डिप्लॉय नहीं करते क्योंकि इससे झटका लग सकता है। एंड फाइनली ओराइन स्लैप डाउन करेगा पैसिफिक ओशन में। और हमेशा की तरह यूएस नेवी स्पेसक्राफ्ट को रिकवर करेगी और इसी के साथ आर्टेमिस 1 मिशन खत्म होता है। अगला है आर्टेमिस 2 मिशन 2024 में और मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टेमिस प्रोग्राम की टाइमलाइन क्या है, किस वक्त क्या क्या होने वाला है और हम बात करेंगे एसएलएस के और वेरिएंट के ऊपर। एसएलएस के इतने सारे वेरिएंट क्यों हैं, इनका क्या काम है, इन सब को समझेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरा चैनल यूनिक लगा होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ कर ही देना क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मुझे इंस्पायर्ड करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप चाहे तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये चैनल सिर्फ रॉकेटरी के ऊपर ही नहीं है, यहाँ पर मैं खुद एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिकल करता हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल काफ़ी यूनिक लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।